हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का। और उसमें मैं आपको पार्ट 6 पढ़ाने वाली हूँ। मैंने 10 मिनट्स अराउंड की कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई हुई हैं जिससे आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये पल्स अरिहंत इकोनॉमी बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप चाहें तो इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करें अगर आपको मिल सके तो, या मेरे साथ इसी तरीके से पढ़ते जाएं। आप एक बार या दो बार इस वीडियो को देखिएगा या सुनिए तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ आती चली जाएंगी और तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो देखिए, वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको बोरोइंग पावर्स और गवर्नमेंट की और टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको वेज एंड मीन्स एडवांसेस और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिसमें किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारा कुछ ही इंक्लूडेड है। तो देखिए, वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं। ये वो टूल होते हैं, किसके लिए होते हैं, ये अवेलेबल होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए, ताकि उनके बीच में जो पैसा है, जो मिला है उनको, जो आया है या जो उनका खर्च हुआ है, उनके बीच का जो मिसमैच है उसको वो मीट कर सकें। यानी कि ये एक ऐसा टूल है कि जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है या उसके पास जो पैसा आया है उसके बीच में जो गैप हुआ है, जो डेफिसिट हुआ है या जो गैप आया है, पैसा खर्च ज़्यादा हुआ है लेकिन है कम, तो आप वेज एंड मीन्स एडवांसेस वो रास्ते होते हैं, वो तरीके होते हैं जिनसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस गैप को फिल कर सकती है। किस तरीके से, ये हम अभी आगे जानेंगे। तो इंट्रोड्यूस कब हुआ, ये हुआ 1997 में। कब? जब मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की प्रैक्टिस को रोक दिया गया। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि घाटा जब होता था गवर्नमेंट को तो वो न्यू करेंसी बनाने का ऑर्डर देती थी आरबीआई को। लेकिन ये 1997 में ये प्रैक्टिस स्टॉप हो गई क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती थी। तो इसी कारण से इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिएगा, कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इमीडिएट कैश ले सकती है। जल्दी से जल्दी कैश इसमें ले सकती है। किसके? कुछ इंटरेस्ट रेट पर, जो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट के बराबर होता है। जैसे आरबीआई बैंकों को देता है ना पैसा रेपो रेट पर, फिर बैंकों को वो पैसा चुकाना होता है इंटरेस्ट के साथ, तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो इसी तरीके से रेपो रेट पर यहाँ पर गवर्नमेंट भी आरबीआई से कुछ मनी ले सकती है, लेकिन ये इसको 90 डेज में लौटाना होता है। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट लाइन कि इसको 90 डेज के अंदर अंदर लौटाना होता है। तो किस तरीके से लेती है, देखिए ये है आरबीआई। आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट के साथ उसको वापस कर रही है आरबीआई को। इंटरेस्ट रेट आरबीआई को दे रही है। और जो लिमिट है, लिमिट कितनी है, ये म्यूचुअली डिसाइड होती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा। ये लिमिट कितनी भी हो सकती है, इसको आरबीआई और गवर्नमेंट आपस में मिलकर खुद ही डिसाइड करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम लिमिट रहती है, ये पीरियडिकली आपकी टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है। और इसमें दो प्रकार के इंटरेस्ट रेट होते हैं। फर्स्ट इज स्पेशल डब्ल्यू यानी कि स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस, और एक होते हैं नॉर्मल डब्ल्यू। तो स्पेशल डब्ल्यू में क्या होता है कि इसमें कोलेरेटल की ज़रूरत होती है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ गिरवी रखती है अपना आरबीआई के पास में, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इसमें रेपो रेट से कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट कम जाता है, और जो लेकिन कोलेरेटल आपको गवर्नमेंट को आरबीआई के पास रखना होता है। कोलेरेटल आप जानते होंगे, जो हम गिरवी रखते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़, कोई असेट या कुछ भी लोन के लिए जैसे गिरवी रखा जाता है ना, उसी तरीके से। जो नॉर्मल डब्ल्यू है, नॉर्मल डब्ल्यू में कुछ भी कोलेटरल नहीं रखना होता। देखिए, आप अपनी वीडियो को, मैं बीच में रोकना चाहूँगी कि 1.25 या 1.5 की स्पीड से देखिएगा तो इजीली और थोड़ा जल्दी ही आपकी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपका टाइम भी थोड़ा बचेगा। और अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो इसी में देखिए। इसके बाद स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होती हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं कुछ स्कीम, ताकि जो सिटीजन्स हैं ना, वो सिटीजन्स बिना किसी एज की हिसाब रखे हुए कि इतनी ही एज के लोग सेव कर सकते हैं, तो
कोई भी सिटीज़न अपना पैसा सेव कर सकता है। ये जितने भी डिपॉजिट्स हैं ये वेरियस स्कीम के थ्रू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जमा किए जाते हैं। किसमें? NSSF, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में। और इस फंड को गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकती है। यानी कि जब गवर्नमेंट को जब डेफिसिट होता है ना, तो इसको वो यूज़ कर सकती है, बेशक उसको बाद में पैसा लौटाना होता है। तो ये होता है आपका स्मॉल सेविंग स्कीम। और कोई भी सिटीज़न इस स्कीम के थ्रू NSSF में अपना पैसा रख सकता है, यानी कि पैसा सेव कर सकता है। बाद में उसको इसके थ्रू कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिल जाता है। इसके बाद देखिए स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। 3 तरीके से कोई भी सिटीज़न रखता है, आप लोग भी शायद रखते होंगे, या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। तो दैट इज़ पोस्टल डिपॉजिट्स कंप्राइजिंग। एक होता है ना पोस्ट ऑफिस में आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, या RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप मंथली पेमेंट आप कुछ सेव करके मंथली जमा करते हैं, 1000, 2000, 5000। और एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट कहते हैं फिक्स डिपॉजिट को, जिसमें आप 5 ईयर्स के लिए या 10 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता है और आप इतने टाइम के लिए अपना पैसा इसमें जमा करके रखते हैं। तो यह पोस्ट ऑफिस के थ्रू रखते हैं। एक होती है सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ सेविंग सर्टिफिकेट मिलते हैं, जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, या किसान विकास पत्र, या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स। यानी कि आप अपना पैसा जमा कराते हैं और उसके बदले आपको कुछ सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे पेपर आपको मिलता है, उस पेपर को बाद में जब आपको चाहिए तो आप जमा करा के अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसी तरीके से होता है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है? द वेरी फेमस सुकन्या समृद्धि स्कीम, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ पैसा जमा कराते हैं हर महीने, मतलब विद इन, वैसे 1 ईयर का इसमें लिमिट होता है कि 1 ईयर में आपको इतनी लिमिट में इतना पैसा जमा कराना है। तो आपको 14 ईयर्स बाद, या बच्चे जब 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो तभी ये आप फंड को निकाल सकते हैं। तो ये होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसके बाद है इंटरेस्ट रेट ऑन स्कीम्स आर रीसेट ऑन ए क्वार्टरली बेसिस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन स्कीम पर जितने भी इंटरेस्ट रेट होते हैं, कभी 7.5% होते हैं, 7.5, कभी 8%, कभी 6%, कभी 6.5%। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है, क्वार्टरली बेसिस पर 3 मंथ्स के बेसिस पर कब ये आपके इंटरेस्ट रेट रीसेट किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो 283 आर्टिकल 283 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है फाइनेंस कमीशन को कि वो कुछ प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे कुछ मैटर में। क्या प्रेसिडेंट को जो फाइनेंस कमीशन है वो कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराता है, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 के क्लॉज 3 में मेंशन किया हुआ है। तो क्या क्या कराना होता है, जैसे टैक्स डिवोल्यूशन, जो नेट टैक्स है आपका, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और उसके बीच में, तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवोल्यूशन होता है, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करता है, होता है ना कि इतना टैक्स इस चीज़ के क्राइटेरिया में सेंटर ही करेगा, इस क्राइटेरिया में जो लिवाई और कलेक्ट करेगा वो सिर्फ स्टेट ही करेगा। तो टैक्स डिवोल्यूशन के मामले में प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती हैं। और ग्रांट्स इन एड के बारे में, यानी कि जो आप ग्रांट्स प्रोवाइड कराते हो स्टेट को, कुछ पैसा देते हो जो आपको वापस नहीं लेना होता, हेल्प प्रोवाइड कराते हो कुछ स्कीम के लिए, ये कुछ पॉलिसीज़ के लिए, तो उसमें ये प्रेसिडेंट की हेल्प करता है। देखिए फाइनेंशियल कमीशन क्या है, शॉर्ट में हम जान लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो किस में दिया हुआ है आपका आर्टिकल 280 में। और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल यानी कि जुडिशियल की सपोर्ट से, जुडिशियल की रिकमेंडेशन से और हेल्प से बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट इसको हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब चेंज कर सकता है, बना सकता है। और जो 15th फाइनेंस कमीशन है, चेयरमैन है वो है NK सिंह। जो अभी 15th फाइनेंस कमीशन है ना, 2026 में ये कंप्लीट होगा, तो इसके चेयरमैन हैं NK सिंह। इसके बाद देखिए ये सेंटर है,
ये S1 S2 S3 आपका स्टेट दिए गए हैं। ये स्टेट, सेंटर स्टेट्स को किस तरीके से टैक्स को डिवॉल्यूट करता है, यानी कि कुछ स्टेट जो है इसमें वो कुछ टैक्स स्टेट लेंगे और कुछ टैक्स आपका लिवाई तो स्टेट करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि कलेक्ट सेंटर कर रहा है, तो इसी तरीके से होता है। तो कुछ स्टेटरी ग्रांट होती हैं जो आर्टिकल 275 में दी गई हैं। डिविजिबल पूल कैसे होता है, यानी कि कैसे टैक्स को डिवाइज किया जाता है। तो टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डज नॉट इंक्लूड सेस एंड सरचार्जेस। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन सेंटर उसमें सेस और सरचार्जेस कलेक्ट नहीं करता, यानी कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स होते हैं ना उसको कलेक्ट नहीं करते। इसी तरीके से तो जैसे इनकम टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, GST और यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इसको आपका सेंटर ही कलेक्ट करता है। सेंटर ट्रांसफर टू स्टेट्स बेस्ड ऑन FC रिकमेंडेशन। अब सेंटर जो फंड है, जो टैक्स का डिवोल्यूशन है, उसको स्टेट को ट्रांसफ़र करता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में। किस तरीके से टैक्स डिवोल्यूशन भी देता है और स्टेचुअरी ग्रांट भी वो प्रोवाइड कराता है, यानी कि ग्रांट और टैक्स डिवोल्यूशन दोनों ही सेंटर स्टेट को प्रोवाइड कराता है। अब देखिए कुछ रिकमेंडेशन है। एक तो किस तरीके से होता है, जैसे वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है। वर्टिकल डिवोल्यूशन मीन्स कि जो 42% है डिविजल पूल प्रोवाइड किया गया है कि 42% आपका सेंटर को स्टेट्स को दिया जाएगा, जिसमें से 41% आपका स्टेट्स डिवॉल्यूट करेंगे टैक्स को और 1% करेंगे यूटीज ऑफ लद्दाख एंड JNK, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को। और इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किस तरीके से होता है, तो ये एक नया क्राइटेरिया एडिड हुआ है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का। ये परसेंटेज बेस पर नहीं है, बल्कि ये है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पर, यानी कि आपकी डेमोग्राफी कितनी अच्छी है, आपका जेंडर गैप, आपकी एजुकेशन या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपने हाई इनकम की हुई है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स डिवोल्यूशन होगा, टैक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी किस टाइप की है, टैक्स एफर्ट्स कैसे हैं, टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा, टैक्स चोरी तो नहीं हो रही, उसके बेस पर। पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ओनली 2011 सेंसस इज कवर्ड 1971 सेंसस अनलाइक 14th फाइनेंस कमीशन। तो इसमें जो पॉपुलेशन है किसके बेस पर किया जाता है, 2011 के सेंसस के बेस पर ही पॉपुलेशन कवर्ड होती है इसमें, और 1971 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, वो 14th फाइनेंस कमीशन में उसके अकॉर्डिंग होती थी। तो ये देखिए जैसे इनकम के बेस पर 14th फाइनेंस कमीशन 2015 to 20 में इनकम डिस्टेंस 15th में इनकम डिस्टेंस के बेस पर 45, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ये पूरा फैक्ट बेस्ड है। इसमें देखिए इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने यहाँ पढ़े थे ना कुछ, यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया लिए गए थे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के बेस पर, तो हम इसी में देखेंगे। इनकम डिस्टेंस मीन्स ये वो डिस्टेंस होती है, जैसे कि अगर आपका कोई पड़ोसी स्टेट में हाईएस्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे GDP होती है ना, तो इसी तरह की से स्टेट GDP भी होती है, तो उसके बेस पर आपका कितना डिस्टेंस आ रहा है, आपकी स्टेट में कम अगर GDP है तो उसके बेस पर आपको डिवोल्यूशन किया जाएगा टैक्स का पैसा बांटा जाएगा या टैक्स आपका कलेक्शन दिया जाएगा। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेस पर, जैसे मैंने भी बताया था कि लोअर फर्टिलिटी रेशियो कितना है या आपका हायर एजुकेशन जो होती है, डेमोग्राफी के बारे में जो भी है उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। टैक्स एफर्ट रिवार्ड द स्टेट्स विद हायर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी। जो भी स्टेट हाई टैक्स कलेक्ट करता है तो उसको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, तो वही फॉरेस्ट और इकोलॉजी को बचाने के लिए अगर आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड दिए जाएंगे। अब देखिए प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड, एक तो हमने पढ़ा वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, अब है प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट्स इन एड। ये आर्टिकल 275 में दी गई हैं। और सेंटर कुछ पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट भी प्रोवाइड कराता है स्टेट्स को। इसका मतलब क्या है पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट का, इसका मतलब है कि जब आपने रिवेन्यू या ग्रांट तो प्रोवाइड करा दी, टैक्स डिवोल्यूशन भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर स्टेट डेफिसिट में है, स्टेट घाटे में है, तो उसके लिए आप ग्रांट प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद है अदर ग्रांट्स। अदर ग्रांट्स में फाइनेंस कमीशन कुछ ऐसी भी ग्रांट प्रोवाइड कराता है जो 3 मेन थीम के
के अंदर आती हैं, जैसे सोशल सेक्टर, रूरल इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अगर आपके यहाँ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए हैं, सोशल सेक्टर में आपको वर्क कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी को अगर आप डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ग्रांट्स दी जाती हैं। और लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल सर्विसेज को भी ग्रांट प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट करना है तो भी ग्रांट दी जाती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स कहीं कोई बाढ़ आई है, भूकंप आया है, उसके बाद जो क्षति होती है, जो नुकसान होता है, उसकी पूर्ति के लिए आपको दिया जाता है। तो इसके बाद है डिसइन्वेस्टमेंट। ये भी थोड़ा अच्छा टॉपिक है जिसमें 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अच्छे से समझिएगा, आप देखिए इसको। और नेक्स्ट मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट की वीडियो अपलोड करती हूँ। और मैं जल्दी ही चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग भी अपलोड करूँगी, जिसमें मुझे कुछ अपडेशन करनी थी। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैंने वो अपडेट नहीं अपलोड किया है। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा इजी चैप्टर अपलोड करना चाह रही थी, ताकि आप एक बार उसके साथ ना इंक्लूड हो जाएं। तो उसमें थोड़े ना हार्ड, आपकी हार्ड नहीं कह सकते, थोड़े से कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं, तरीके हैं समझने के, जिनको मैं अपडेट करके एक बार आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टार्ट कर दूंगी। और उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि जो इससे अभी फिस्कल पॉलिसी पढ़ाई है ना, जिसको गवर्नमेंट निर्धारित करती है, तो इसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसको आरबीआई देखती है। तो उसको मैं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो डिसइन्वेस्टमेंट के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।